गाइस। सो आज हमारी क्लास नंबर 21 है। ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं क्लास नंबर 20 तक। सो लास्ट क्लास में हमने केशव चंद्र सेन के जो भी संगठन थे उनके बारे में पढ़ा था। एक था मैत्री सभा, जिसको संगत सभा भी बोलते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। और इनका एक समाचार पत्र था, इनका नाम था इंडियन मिरर। ठीक है, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था केशव चंद्र सेन के बारे में। अब देखते हैं एक एक तो कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे राजा राम मोहन राय के विवाद हुआ था कुछ। ठीक है, जैसे कि एकेश्वरवाद को लेकर राजा राम मोहन राय और सीमापुर के मिशनरीज थे, उनके बीच विवाद हुआ था। कुछ फैक्ट पॉइंट है, जैसे मूर्ति पूजा को लेकर भी राजा राम मोहन राय और सुब्रमण्य शास्त्री का विवाद हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये तो मतलब ज़्यादा है नहीं। सो हमारा कहाँ चला गया? ठीक है, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? 1864 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये जो केशव चंद्र सेन है उनके प्रयासों से हुई थी। ठीक है, और इसे दक्षिण साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, वेद समाज को। ठीक है, ब्रह्म समाज दक्षिण भारत में तो वेद समाज कहलाता था, और महाराष्ट्र में वही समाज प्रार्थना समाज कहलाता था। ठीक है, और जो इसके संस्थापक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रयास तो इसके प्रयासों से हुई थी, लेकिन संस्थापक कौन थे? इसके दो संस्थापक थे, एक धरलू नायडू और दूसरे थे विश्वनाथ विश्वनाथ मुदलियार मुदलियार। ठीक है, ठीक है। अब एक है इसी की तरह पे एक प्रार्थना समाज भी स्थापना हुई की गई, प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की तरह ही। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में कहलाता था, वो 1867 में केशव चंद्र के प्रयासों से हुई थी। और इसका उद्देश्य यही था कि जाति प्रथा को विरोध करना, बाल बाल विवाह का विरोध करना, और स्त्री शिक्षा का समर्थन करना, और विधवा विवाह का भी समर्थन करना। इसका जो संस्थापक थे, ठीक है, उसमें थे, पहले थे एम.जी. रनाड़े, जिसको बोलते हैं जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने प्रातः समाज की स्थापना की थी? एम.जी. रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग। और भी थे, तीसरा नंबर के थे आर.जी. भंडारकर, और चौथे थे चंद्रवरकर। ठीक है, चंद्रवरकर वर्कर। ठीक है, ये थे। अब एक ऐसे समाज सुधारक होते हैं, हमने पढ़ किसके लिए? देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ा है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ रहे हैं हम महादेव एम.जी. रनाड़े के बारे में पढ़ेंगे। रनाड़े, ठीक है, इनको बोला जाता है महाराष्ट्र का सुकरात भी बोला जाता है। और जो पश्चिम, और एक और चीज़ बोली जाती है इनके बारे में, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत भी बोले जाता है इनको। ठीक है, जो इनके महत्वपूर्ण संगठन थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो इन्होंने बनाया 1867 में, बनाया विधवा विवाह संघ। ठीक है, एक बनाया 1871 में पूना सार्वजनिक सभा, एक बनाया 1884 में जिसको बोलते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और इसका नाम भी बोलते हैं, इसको एक और नाम है फर्ग्यूसन कॉलेज पूना। और इस संस्था से 18 जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इससे गोपाल गणेश आयंगर भी जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़े हुए थे, और बाल गंगाधर तिलक BKT भी जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसे ही एक और इन्होंने संगठन था 1887 में बनाया था इन्होंने, नेशनल इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और 1887 में ये बनाया गया था। अब एक इनके सहयोगी पूछे जाते हैं, रनाड़े के सहयोगी। ठीक है, सहयोगी कौन कौन थे इनके? इनके सहयोगी मुख्यतः दो ही नाम बोले जाते हैं, एक था डी.के. कर्वे, सॉरी कार्वे नहीं, कर्वे, और एक है विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, एक चीज़ बोला जाता है, जैसे कि एक था हमारा जो राजनीतिक गुरु थे, सबसे पहले एम.जी. रनाड़े किसके गुरु थे? गोखले के। और गोखले किसके गुरु थे? गांधी के। ठीक है, ये एक तरह से
सीरीज है। जैसे कि एक पश्चिम में जो वो थे फिलोसफर्स, जैसे सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स। ये तीन जैसे इस प्रकार है, इन दोनों में ऐसे ही ये थे तीनों तीनों, ठीक है। और एक रनाडे जी की बुक भी है। रनाडे रनाडे की बुक का नाम भी पूछा जाता है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ठीक है। इनकी बुक का नाम है रनाडे की। फिर अब अगले हमारे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, SDS। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े, मतलब लेक्चर लंबा ना हो, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका जन्म हुआ था 1894 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1883 में। ताकि हमको ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया रह जाता है, मतलब इनका टर्म टेनोर क्या था और उस समय में क्या क्या घटनाएं हुई होंगी, ठीक है। तो इससे हमको थोड़ा आइडिया हो जाता है। जन्म इनका हुआ था गुजरात में, जो कि एक मोरबी में होता है, मोरबी जो कि गुजरात में पड़ता है, 1824 में, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, ठीक है। इनके जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम था पूर्णानंद जी, और इन्होंने ही जिनका मूल शंकर से नाम बदलकर दयानंद सरस्वती कर दिया था इनका नाम, ठीक है। सेकंड गुरु थे इसके इनके विरजानंद, और इनको बुड्ढन बाबा भी बोलते हैं, बुड्ढन बाबा, ठीक है। और इन्होंने जो सेकंड गुरु थे बुड्ढन बाबा, इन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया था, वेदों का ज्ञान दिया था, ठीक है। इनका तो इसीलिए इनका एक फेमस डायलॉग, फेमस कथन है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। और ये ऋग्वेद को प्रमाणिक मानते थे, ठीक है। और ये मानते थे जो कर्म आधारित व्यवस्था है वो बिल्कुल गलत है, ओ सॉरी, जो कर्म आधारित व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है, और जन्म आधारित व्यवस्था बिल्कुल गलत है, उनकी आलोचना करते थे। और कर्म आधारित ऋग्वेद में ये बोलते थे, ठीक है। और इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, इनको तो कड़ी आलोचना करी थी इसकी, तो ठीक है। मूर्ति पूजा की आलोचना करी, अवतारवाद का विरोध किया, थ्योरी ऑफ द इनकारनेशन का विरोध करा, मोनोथिज्म का सपोर्ट करा, ठीक है। इन्होंने मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद का सपोर्ट करा, तो किसका विरोध करेंगे, पॉलीथिज्म, बोधेश्वरवाद का, ठीक है। महिला शिक्षा का समर्थन करा इन्होंने यज्ञों के समर्थन किया। और इन्होंने कहा, जो बोलते थे कि शूद्र और महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकते, इन्होंने ये भी कहा कि मतलब शूद्र और महिलाएं यज्ञ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बल दिया था वो था स्वराट, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी। इन चीज़ों पे इनका मुख्यतः पोषण था। और एक चीज़, इन्होंने हिंदी का समर्थन करा था। आखिर हमने पढ़ ही लिया, हिंदी का समर्थन किसी ने तो करा, कोई करता ही नहीं था हिंदी का समर्थन, तो ये थे जो हिंदी का समर्थन करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण घटना 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। और पूछा जाता है ये कहाँ करी थी, बॉम्बे में, ठीक है। इसी प्रकार 1877 में लाहौर में भी करी थी इन्होंने आर्य समाज की। और 1878 में कौन था गवर्नर, जल्द बताओ, 1877 में कौन था, जल्दी बताओ, लिटन, ठीक है, ओके गुड। सो दिल्ली में इन्होंने लॉर्ड लिटन, वो था, ये शाखाएं थी दोनों इसकी, बॉम्बे की, ये मुख्य 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 ब्रांच थी, ये दोनों इनकी शाखाएं थी, ठीक है। अब इनकी एक पुस्तकें भी पूछी जाती है, क्या क्या, दयाशंकर सरस्वती की पुस्तकें का नाम बताओ, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। और सबको पता है 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहाँ हुई थी, अजमेर में हो गई थी, ठीक है इनकी। और इनकी की मृत्यु के बाद शिक्षा को लेकर आर्य समाज दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। आर्य समाज था वो दो भागों में बढ़ गया शिक्षा को लेकर इनकी। एक तो सपोर्ट करते थे पाश्चात्य शिक्षा को, और एक करते थे वैदिक शिक्षा को। जो वैदिक शिक्षा थे, वैदिक शिक्षा, ठीक है, इसके सपोर्टर थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। और इनका जो वो था DAV स्कूल या कॉलेज, ठीक है।
और इन्होंने जो वैदिक 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 शिक्षा का समर्थन करा उसमें था एक मुंशीराम, जिनको हम मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद भी बोलते हैं इनको, और लेखराम, लेखराम, ठीक है। और इन्होंने स्थापना करी गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है, जो कि हरिद्वार में है, ठीक है। अब आर्य समाज के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें करी इन्होंने। देख, आर्य समाज क्या करता था, शुद्ध आंदोलन चलाता था, जिसमें धर्मांतरित हिंदू जो कि कन्वर्टेड हो चुके हैं हिंदू से कहीं किसी और धर्म में, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता था, ठीक है। और ये अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करता था, और इसी प्रकार ये काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी करता था हिंदुओं को, मतलब एक तरह से हिंदू संगठन मानता था जो भी है, ठीक है। हिंदू संगठन के लिए काफ़ी चीज़ें करता था ये, मतलब हिंदू के विकास के लिए। तो इसी प्रकार एक वैलेंटाइन शिरोल रहे हैं, वैलेंटाइन शिरोल, इन्होंने इसके बारे में कहा था ये आर्य समाज भारतीय शांति का जनक है, ये भारतीय शांति का जनक है, इन्होंने एक संस्था के रूप में इसको कहा था। और इसी प्रकार इन्होंने भारतीय शांति के अशांति के जनक तिलक को भी कहा था, लेकिन वो इंडिविजुअल थे, व्यक्तिगत इन्होंने तिलक को कहा था, और संस्था के रूप में इन्होंने आर्य समाज को कहा था, ऐसा, ठीक है। और वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके राजस्थान में प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या था। मेन राजस्थान में जो भी थे, राजस्थान में क्या क्या प्रभाव था आर्य समाज का, राजस्थान भी वाइस आर्य समाज। वैसे जो भी राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए ये होगा कि मतलब जो भी वो मेन इंडिया की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब अदर पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, ये सिर्फ आरपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्य समाज का प्रभाव राजस्थान में, कुछ कुछ मेन जल्दी पढ़ लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले जो दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में यात्रा करी वो करौली में करी थी 1865 में करौली में यात्रा करी थी, और उनकी ये पहली यात्रा थी, और करौली के राजा मदन पाल ने उस टाइम इनको इनवाइट करा था, ठीक है। 8081 में इन्होंने भरतपुर की यात्रा करी, ठीक है। और 8081 में ही अजमेर में आर्य समाज, और अजमेर में आर्य समाज और जयपुर में वैदिक धर्मशाला की स्थापना की, ठीक है। और इसी समय एक कवि रहे हैं, कवि राजा श्यामल दास के बुलाने पे ये उदयपुर भी गए थे, ठीक है। और उदयपुर का जो गुलाब बाग के नौलखा महल है, वहाँ इसको ठहराया गया था इनको, और यहीं पर स्वामी जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकार का सेकंड एडिशन लिखा था, ठीक है। और 1883 में इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उदयपुर में, तथा और महाराजा सज्जन सिंह इनको इसका सेनापति बनाया था, ठीक है। कालांतर में जो परोपकारिणी सभा थी ये तो थी उदयपुर में, तो इसको स्थानांतरित करके हेडक्वार्टर इसका अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और अजमेर में ही वैदिक यंत्रालय हमने भी पढ़ा क्या था, जयपुर में क्या है, जयपुर में है वैदिक धर्मशाला, वैदिक धर्म सभा, और वैदिक यंत्रालय है हमारा अजमेर में, ठीक है। और यहीं से सत्यार्थ प्रकाश का एडिशन निकाला गया था, प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और विष्णु पांड्या रहे थे उन मेवाड़ के, उन्होंने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करी। वासुदेव खंडेलवाल उन्होंने अलवर में आर्य समाज की स्थापना करी। इसी प्रकार जैसे अजमेर में आर्य समाज के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, अजमेर में पूछा जाता है अजमेर में कौन मुख्य कार्यकर्ता थे, एक तो थे चांदकरण शारदा, और एक थे हरविलास शारदा, ठीक है। भरतपुर में भी ऐसी जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, मास्टर आदित्यनेंद्र थे। भरतपुर में कौन कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी जेकेसी और मास्टर आदित्यनेंद्र, ठीक है, भरतपुर में। ऐसे ही जयपुर में थे कल्याण सिंह, श्यामलाल वर्मा। जोधपुर में थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, सर प्रताप, राजा तेज सिंह। शाहपुरा में भी थे राजा नाहर सिंह। और जो जोधपुर के राजा महाराजा थे जसवंत सिंह, उनकी प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी दयानंद को जहर दे दिया था, क्योंकि वो इनसे एक तरह से वो करने लग गई थी, मतलब जो जसवंत सिंह थे वो इनके ज़्यादा वो बातें करते थे और उनको टाइम नहीं देते, इसी से खफा होकर उन्होंने इनको जहर दे दिया था। और 1883 में दीपावली के दिन दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई थी।
अब राजस्थान में प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव हुआ था, ठीक है। ऐसे आर्य समाज से राजस्थान में प्रभाव क्या हुआ। ये राजस्थान से बेसिस पे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, इंडियन। तो इन्होंने क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का संचार हुआ राजस्थान में, जैसे किसान आंदोलन, प्रजामंडल को समर्थन मिला, पहली बात। सेकंड बात क्या था, समाज, राजस्थान में जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उसमें कमी आई थी, जैसे पर्दा प्रथा, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा, ये चीज़ें बढ़ी, ठीक है। तो थर्ड चीज़, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव राजस्थान के राजाओं पर पड़े, जिससे शासन में उदारता आई उनसे, ठीक है। चौथी चीज़ें, अब राजस्थान में इस कारण अनेक शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जैसे शिक्षा को बढ़ावा मिला और जागरूकता स्थापित हुई। अनेक समाचार पत्र और पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। और हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार हुआ, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ इससे। और सातवां, स्वदेशी वस्तुओं का भी प्रचार प्रसार हुआ था। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो हरिविलास शारदा को जानते ही हैं, जो अजमेर में कार्य करता थे। उन्हें 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। और इसमें जो लड़के थे, लड़के और लड़की की न्यूनतम आयु तय की गई, लड़की की तो गई थी 14 और लड़के की गई 18 ईयर्स। और एक चांदकरण, जो शारदा इनके भाई थे, उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। चांदकरण शारदा की पुस्तक है। एक है विधवा विवाह और एक है दलित उद्धार, ठीक है। और 1922 में कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा, ठीक है, अभी बताएंगे कौन है ये। श्यामलाल वर्मा, कल्याण सिंह जयपुर के कार्यकर्ता थे और इन्होंने ही जयपुर में हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब इतना ही राजस्थान में है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो समाज सुधारक रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। अब इनका देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम तो सब नरेंद्र, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नाम से ये नरेंद्र नाथ मोदी है, लेकिन इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। गुरु जी इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने नरेंद्र नाथ का नाम विविदिशा नंद कर दिया था इनको नाम, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और जो कालांतर में बाद में क्या हुआ था, एक खेजड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने जो विवेकानंद का नाम है, विवेका नाम रखने का सुझाव दिया था इनको, ठीक है। और जब 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन, और उसके लिए इन्होंने आर्थिक सहायता भी दी थी। कौन थे वो, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1893 में शिकागो में और फिर 1893 में हमको पता ही है, इन्होंने 1893 में इन्होंने क्या करा था, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट सम्मेलन में भाग लिया था। और तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करा था। और 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की थी, ठीक है, वेदांत समाज की। और 1897 में वेल्लूर कहाँ पे है, वेल्लूर है कलकत्ता में। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और जो ठीक है, तो और जो इसके मार्गरेट नोबेल हैं, ये इसके रामकृष्ण परमहंस, जिसको हम सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं, उसका इसका प्रमुख बनाया गया था रामकृष्ण मिशन का। और कालांतर में अल्मोड़ा कहाँ है, अल्मोड़ा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी रामकृष्ण मिशन की कार्यालय स्थापित किया गया था। अब पूछ लेते हैं, इसमें समाचार पत्र भी निकाले थे इन्होंने, विवेकानंद जी ने। समाचार पत्रों के नाम, एक तो था इनका प्रबुद्ध भारत, जो कि इंग्लिश में था। और सेकंड था इनका उद्बोधन किस में था, बांग्ला में, ठीक है। इनके पुस्तकें भी थी, कुछ पुस्तकें, इनकी पुस्तकों का नाम था, एक था ज्ञान योग, दूसरा था कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, और चौथा था मैं
समाजवादी हूँ। और एक और था लास्ट नोट ऑफ दिस, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। ठीक है, ये वाला। और इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि मतलब इन्होंने भारतीय जो संस्कृति है इनका विदेशों में भी प्रचार प्रसार करा था। भारतीय आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी पे इन्होंने बल दिया था, और पश्चिमी भौतिक जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है और उसको वेस्टर्न भौतिकवाद से जोड़ा था इन्होंने। ठीक है, और विवेकानंद जी ने भारतीय युवाओं को, एक खासकर युवाओं को टारगेट करा था इन्होंने, मतलब युवाओं को बोला कि राष्ट्रीयवाद और आत्मसम्मान पर संचार किया। मूर्ति पूजा, ये इम्पोर्टेंट बात है इनकी, जो ये मूर्ति पूजा, हर कोई मूर्ति पूजा का विरोधी था। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोधी ये समर्थक थे। इन्होंने क्यों, इसमें एक पूछा जाता है ये क्या क्या तर्क दिया था मूर्ति पूजा में। इन्होंने दिया, हम जब मूर्ति पूजा करते हैं तो मतलब हमारा आध्यात्मिक जो फोक कंसंट्रेशन है वो जल्दी बनता है एज़ कम्पेयर टू हम डायरेक्टली कुछ भी ना हो तो वो उसके अलावा। तो इसीलिए इन्होंने मूर्तिवाद का समर्थन करा था, बहुदेववाद का भी समर्थन किया था। अब जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने धर्म की वो नहीं थी, थ्योरी नहीं थी, जैसे प्रैक्टिकल चीज़ें करी थी, जो आदमी कर सकता है उसके ऊपर ध्यान देता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने विवेकानंद जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन मूवमेंट। कौन थे? विवेकानंद जी। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब आ जाते हैं एक और नेक्स्ट, जो कि है एनी बेसेंट। बस इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वो भी है एनी बेसेंट के बारे में पढ़ लेते हैं लास्ट। ठीक है, अब एनी बेसेंट से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो मतलब ईश्वर, सोफी मीन्स ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान की सोसाइटी को बोलते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसकी जो संस्थापक थे 1875, एक तो थे HP ब्लात्स्की, और सेकंड थे HS, कर्नल बोलते हैं इसको, ठीक है, कर्नल HS एल्कॉट। ठीक है, और 1882 में भारत में अडियार नाम से, अडियार जो कि सॉरी गाइस, सो ठीक है, यहाँ पे थे हम। ठीक है, अडियार जो कि है मद्रास में। ठीक है, मद्रास में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया भारत में पहला। ठीक है, इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और 1893, ये साल इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में आयरलैंड से भारत आई थी, आयरलैंड से इंडिया आई। ठीक है, और 1907 में एनी बेसेंट को जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया इसका। ठीक है, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो क्या करती थी, हिंदू बौद्ध पारसी संस्कृतियों में विश्वास करती थी, तीनों धर्मों में। ठीक है, ये पूछा जाता कोई थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या क्या कर, कौन से धर्मों में विश्वास करती थी, हिंदू बौद्ध पारसी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी किस में विश्वास करती थी? एक तो था कर्म सिद्धांत पे विश्वास करती थी, आत्मा की अमरता, तीन चीज़ है देख। ठीक है, ये वाले, एक तो कर्म सिद्धांत पर ये विश्वास करती थी, कर्म सिद्धांत, सॉरी लेट में इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो कर्म सिद्धांत पर एक तो ये बिलीव करती थी, एक करती थी आत्मा की अमरता, आत्मा होती है, और तीसरा करती थी पुनर्जन्म भी होते हैं, पुनर्जन्म। ठीक है, ये विश्वास करती थी। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो उपनिषद के ज्ञान है उस पर बल देती थी, उपनिषद ज्ञान पर। ठीक है, और एनी बेसेंट द्वारा 1898 में क्या करा गया, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, जो 1916 में क्या बना, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो इतना ही इसके बारे में है। और एक इनकी जो बुक्स है वो भी देख लेते हैं, एनी बेसेंट की बुक्स।
ठीक है, इसमें लास्ट है, बस इसका टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला तो है कॉमनवेल्थ और दूसरी है न्यू इंडिया। सो इतना ही है इसके बारे में। बाकी हम देखेंगे इनको, इनका जो रोल था इंडियन मूवमेंट्स में, भारतीय आंदोलन में क्या भूमिका थी इनकी, जो भी थी होम रूल लीग में क्या भूमिका थी इनकी। सो उनका देखेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।